स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल और पहले 6 न्यूमेरिकल हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिए थे। नेक्स्ट अब हमारा न्यूमेरिकल है जी, न्यूमेरिकल नंबर 14.7। सो व्हाट करंट शुड पास थ्रू अ सोलेनॉइड दैट इज 0.5 मीटर लॉन्ग। लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड हमें गिवन है दैट इज 0.5 मीटर, एल इज इक्वल टू 0.5 मीटर with 10,000 टर्न्स ऑफ कॉपर वायर। इसके ऊपर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है, इट्स नॉट द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज 10,000 copper wire, so that it will have a magnetic field of 0.4 टेस्ला। तो इसके अंदर जो टोटल फ्लक्स है दैट इज 0.4 टेस्ला रिक्वायर्ड हमसे है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ करंट। आई इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। एक चीज अंडरस्टूड है, म्यू नॉट दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई 10 रेज़ पावर -7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर, वेबर पर एम्पियर पर मीटर। सो अगर हम फॉर्मूला देखें तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। दिस n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये जो हमने n यूज़ कर रखा है स्मॉल वाला, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। अगर इसकी वैल्यू पुट करें तो हम इस फॉर्मूला के कुछ यूँ लिख सकते हैं, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n ओवर L इंटू आई। B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई 3.14 10 रेज़ पावर -7 नंबर ऑफ टर्न्स हमें गिवन है 10,000 मल्टीप्लाई बाय द अमाउंट ऑफ करंट। ये हमने फाइंड करनी है, इसको एज इट इज आई लिखा रहने दें। इसका मतलब B की वैल्यू हमें गिवन होगी। सो वैल्यू ऑफ B इज 0.4 divided by length, total length that is 0.5। राइट साइड पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करके फिर स्विच करते हैं दूसरी तरफ। 0.5 4 पे डिवाइड कर दें, दैट विल बी इक्वल टू 8। 0.4 4 पे डिवाइड हो, ऑब्वियसली वैल्यू डबल हो जाती है। 3.14 एज इट इज। This is 10 raised power 4, 10 raised power 7, so 10 raised power -3i, and on the right side it is still 0.4. So I के लिए अगर हम फॉर्मूला लिखें, I will be equal to 0.4 और ये फैक्टर सारा उधर डिवाइड 8 मल्टीप्लाई बाय 3.14 multiply by 10 raised power -3, I is equals to 0.4 divided by 2 divided by 8 divided by 3.14 10 raised power -3. So the answer is 15.92 amperes. सो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज़ 15.92 एम्पेयर। राउंड ऑफ करके अगर आपने 16 लिखना हो वेल एंड गुड, ना लिखें तब भी ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स जो आगे स्टार्ट हो रहे हैं 14.8 और ऑनवर्ड, ये न्यूमेरिकल्स हैं हमारे मीटर्स के ऊपर। पहला न्यूमेरिकल है एम मीटर, देन 14.9 इट्स अ वोल्ट मीटर, एंड द लास्ट वन 14.10 दैट इज द न्यूमेरिकल अबाउट multimeter, like it's an ammeter, but it has 3 different resistances. So we will move next and we will try to solve it. So next 14.8 इसको आपने solve करना है
on the basis of m meter का फॉर्मूला RS इज इक्वल टू IG RG ओवर I माइनस IG, उस फॉर्मूले को जहन में रखिएगा। डेटा सो ध्यान से चीज़ें काफ़ी मिक्स होने वाली होंगी, तो ध्यान कीजिएगा इस चीज़ का। गिल्वानोमीटर हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस RG 15 ओहम, गिल्वानोमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है RG दैट इज 15 ओहम, gives a full scale deflection IG, a full scale deflection with a current IG, और maximum जो current हम उसमें से पास कर सकते हैं that is 20 milli ampere, 20 milli ampere, milli 10 raised power minus 3, so IG is equals to 20 into 10 raised power minus 3 ampere, so it will be equal to 0.02. For the sake of ease, we can write it as 0.02 ampere. So next, it is to be converted in an ammeter, the range of 10 ampere. So the maximum current through the ammeter is 10 ampere, I is equals to 10. So हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। रिक्वायर्ड हमसे है द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस RS इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सो लेट्स पुट द वैल्यूज, एंड इफ वी पुट द वैल्यूज द सिचुएशन विल बी अ वेरी easy formula, RS is equals to IG, the current flowing through the galvanometer, into RG, the resistance of the galvanometer, over I, the maximum current for which this ammeter is designed, and minus IG. तो values put करें, RS is equals to IG 0.02 multiply by RG, that is 15 ohm, divided by I minus IG 10 minus IG, that is 0.02. इसको अगर हम सॉल्व करें, where's the calculator? So 15, 0.2 multiplied by 15 divided by 10 minus 0.02. So the answer is RS is equal to 0.03 ohm, and you can write it as RS is equal to 3 into 10 raised power minus 2 ohm. So next numerical, it's a numerical of voltmeter. So if we move towards the data, numerical number 14.9, data, the resistance of a galvanometer is 50 ohm. galvanometer की resistance हमें given है 50 ohm, RG is equals to 50 ohm. Next, and reads a full scale deflection with a current of 2 milliampere, IG 2 milliampere, and 2 milliampere means IG is equals to 2 into 10 raised power minus 3 ampere. नेक्स्ट इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दें, IG is equals to 0.002 ampere. Shown by the diagram how to convert this galvanometer into a voltmeter reading 200 full scale deflection. तो वोल्टेज की वैल्यू जो हमें गिवन है दैट इज़ 200 volts. रिक्वायर्ड हमसे है what should be the value of higher resistance, RH is equals to question mark. So RH के लिए फॉर्मूला V over IG minus RG, RH is equals to
आर एच इज इक्वल्स टू वी ओवर आई जी माइनस आर जी. So if we put the values, RH is equals to V 200, IG 0.002 minus RG, और RG की वैल्यू है 50. 200 divided by 0.002 minus 50. So the answer is 99950. RH is equals to 99950 ohm. The value of the higher resistance should be equal to 99,950 ohm. So अब आ गया हमारा लास्ट न्यूमेरिकल. बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूमेरिकल एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके साथ डायग्राम है और डायग्राम वाले न्यूमेरिकल्स हमारे यहाँ इसकी रूटीन बहुत कम है. इसका ये मतलब नहीं है कि आ नहीं सकता, आपने प्रिपेयर उसको ज़रूर करना है. हाँ, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हर साल पूछा जाए. सो फर्स्ट आई विल मूव टूवर्ड्स द डायग्राम और मैं डायग्राम ड्रॉ करूँगा. डायग्राम के अंदर क्या है कि एक गैल्वेनोमीटर के अगेंस्ट 3 डिफरेंट रेजिस्टेंसेस लगा रखी है हमने, और उन तीनों रेजिस्टेंसेस के अगेंस्ट हमने करंट की वैल्यू फाइंड करनी है. हमने उन तीनों रेजिस्टेंस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितना कितना करंट मेजर किया जा सकता है उस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग. करंट की वैल्यूज़ हमें गिवन है, तो उन करंट्स को मेजर करने के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने कितनी रखनी होगी. सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. डायग्राम के अंदर कुछ यूँ है कि हमारे पास करंट के लिए पाथ बेसिक, और यहाँ से हमने सर्किट की तरफ कुछ यूँ सिचुएशन है, और यहाँ पर हमने लगा रखा है गैल्वेनोमीटर जो कि तमाम तर शंट रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल है. दिस इज़ द गैल्वेनोमीटर G. इसकी रेजिस्टेंस कुछ होगी RG और इसमें से कुछ करंट पास करेगा. दैट करंट विल बी IG. सो नेक्स्ट चीज़ जो IG की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज़ 1 मिली एम्पेयर. IG इज इक्वल्स टू 10 raised power minus 3 ampere. Milli stand for 10 raised power minus 3. The resistance of the galvanometer coil is 10 ohm. So value of RG is 10 ohm. इसके पैरेलल 3 रेजिस्टेंसेस लगाई गई हैं, R1, R2 एंड R3. सो इस वायर के अंदर 3 रेजिस्टेंसेस को इंस्टॉल करना है हमने. ये मैंने यहाँ पर कुछ स्पेस छोड़ दिया जी R1 के लिए, नेक्स्ट R2 के लिए, नेक्स्ट यहाँ पर R3 के लिए हमने स्पेस छोड़नी है, और यहाँ पर यूँ कुछ हमने स्पेस छोड़ के उसको बना दिया. यहाँ पर R1, next resistor is R2 and the next one is R3. और हर रेजिस्टेंस के सामने हमने टर्मिनल्स लगा दिए, और वो टर्मिनल्स कुछ यूँ हैं. यहाँ से टर्मिनल रेजिस्टर्स R1 के लिए, यहाँ से R2 के लिए. ठीक है, अब हमने तीनों के अगेंस्ट करंट की वैल्यूज़ यूज़ करनी है, और हमने बताना है कि कितना इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज़ कितनी रखी जाएं इन ऑर्डर टू मेजर द करेक्ट वैल्यू ऑफ द करंट. पहले केस में क्या होता है, पहले केस के अंदर अगर आपने सिर्फ R1 को यूज़ करना है तो हम यहाँ से करंट सप्लाई करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, और सिर्फ R1 हमें यूटिलाइज होगी. दूसरे केस के अंदर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हमने R1 और R2 दोनों को यूज़ करना होता है. मतलब एक तरफ से इनपुट और एक तरफ से आउटपुट हमें R1 और R2 के केस. और थर्ड वन के लिए हम जब इनपुट देते हैं तो तीनों की तीनों रेजिस्टेंसेस में से करंट की वैल्यू पास होती है, और वहाँ से हम वैल्यू को फाइंड करते हैं. सो
याद रखिएगा जब आपने R1 के अगेंस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ एक R1 होगी, लेकिन जब आप दूसरी रेजिस्टेंसेस को के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें R1 भी शामिल होगी सीरीज़ कॉम्बिनेशन के साथ। तो टोटल रेजिस्टेंस आप कितनी काउंट करेंगे दूसरे केस में, R1 प्लस R2। और थर्ड केस के लिए जब आप करेंगे तो हम कितनी करेंगे जी, R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट विल बी द टोटल शंट रेजिस्टेंस। सो 14.9, सबसे पहले इसका डाटा, Rg की वैल्यू है 10 ओम। सो we should read the statement first properly. So the statement is the resistance of the galvanometer coil is 10 ohm and reads a full scale with a current of 1 milliampere. Full scale deflection Ig आपको दे रहा है 1 milliampere, 10 raised power minus 3 ampere. What should be the value of the resistances R1, R2 and R3 to convert this galvanometer into a multi-range ammeter of 100 ampere? आपको I1 करंट की वैल्यू गिवन है फर्स्ट केस में, that is 100 ampere. In second case it is 10 ampere. I2 is equals to 10 ampere and I3 is 1 ampere. 1 ampere. And what is required from us? That is the value of resistor R1, the value of resistor R2 and the value of the resistor R3. So if we move towards the solution, so first we will find the value of R1. और R1 को हम यहाँ पर डील करेंगे इन केस ऑफ शंट रेजिस्टेंस। सो R1 के लिए जब हम फार्मूला यूज़ करेंगे, हम R1 के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ इस रेजिस्टर को यूज़ कर रहे हैं। सो जब हम इस रेजिस्टर को एज ए शंट रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं, वी विल राइट द फार्मूला RS इज इक्वल्स टू, मैं अगर बेसिक फार्मूला यहाँ पर साइड पे आपके लिए लिख दूँ, RS इज इक्वल्स टू IG RG ओवर I माइनस Ig। सो जब आप R1 पुट करेंगे तो यहाँ पर करंट भी 1 में पुट होगा। सो R1 इज इक्वल्स टू Ig Rg over I1 minus Ig as we are solving it for resistor R1. Put the values. R1 is equals to Rg Ig, current through the galvanometer 10 raised power minus 3, the resistance of the galvanometer 10, I1 is 100 ampere minus Ig, so Ig is 10 raised power minus 3. If we solve it, the answer comes out as 10 minus 3 minus 10. So the answer is minus 99.99, multiplication 10 raised power minus 2 divided by 100 minus 10 raised power minus 3. So the answer is 1.0001 into 10 raised power minus 4 and the unit is ohm. Now अगर आपने अपनी बुक वाला आंसर लिखना है तो इट्स वेरी सिंपल, इस साइंटिफिक नोटेशन को ख़त्म करते हैं। और जब हम इस साइंटिफिक नोटेशन को ख़त्म करते हैं तो बुक का एग्जैक्ट आंसर R1 इज इक्वल्स टू 0.0001 ओम, ये एग्जैक्ट आंसर बन जाता है। आपने पॉइंट को यहाँ से 4 डिजिट पीछे मूव कर दिया है। सो R1 इज इक्वल्स टू 0.0001 ओम कैलकुलेटेड। नेक्स्ट वन यू मूव टूवर्ड्स R2। अब की बार सर्किट में ये दोनों रेजिस्टेंस यूज़ होंगी, और जब ये दोनों रेजिस्टेंसेस यूज़ होंगी सो वी विल राइट इट एज द फॉर्मूला विल बी रिटन एज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू रेजिस्टर। और इन दोनों रेजिस्टर्स के दरमियान में कौन सा कॉम्बिनेशन है? दे बोथ आर इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन? द इक्वलेंस resistance will be equals to R1 plus R2, because
both the resistances are in series combination. तो अगर हम इस फॉर्मूला का यूज़ करें, so we can write it as R1 plus R2 and we are solving for the I2 and the resistor R2. तो हम यहाँ पर भी R2 पुट करेंगे, इस I के साथ भी R2 पुट करेंगे. Formula becomes IG RG over I2 माइनस IG. वैल्यूज पुट करते हैं. R1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है, मैं अपनी आसानी के लिए इसको 10⁻⁴ पुट कर रहा हूँ. ठीक है, वो 1.0001 थी तो उसको 1 को तो स्किप कर देना, 10⁻⁴ पुट कर दें. इट विल बी कन्वीनियंट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो पुट द वैल्यू, द लार्जर वैल्यू 0.0001. So there is no difference, so I am putting 10⁻⁴ for the sake of my ease. So R2 will be written as such because we have to find its value of Ig, that is 10⁻⁻3 Rg, resistance of the galvanometer, that is 10, current I2, that is 10 ampere, multiply by Reg, the current through the galvanometer, minus sign Ig, and its value is 10⁻⁻3. So R2 will become 10⁻⁴, राइट लेफ्ट साइड पर ऐड हो रहा है, राइट साइड पे पहुंच के माइनस हो जाएगा. डोंट फॉरगेट टू राइट इट. सो ये हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ऊपर 10⁻⁻2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10⁻3. तो ये हमारे पास आंसर आता है 1.00 10⁻⁻3 minus 10⁻⁴ minus 10⁻⁴. सो मेरे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज R2 इज इक्वल्स टू 9.00, मैं सिंपल ज़ीरो लिख के 10⁻⁴ ओहम लिख रहा हूँ ना. ये आंसर गलत नहीं है. अब इससे नेक्स्ट स्टेप ज़रा गौर से देखिएगा कि हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे. R2 इज इक्वल्स टू, साइंटिफिक नोटेशन को ख़त्म कर दें, 0.0009 ओहम. 9 को राउंड ऑफ कर लेते हैं, और अगर हम 9 को राउंड ऑफ करें सो द आंसर इज R2 इज इक्वल्स टू 0.001 ओहम. ठीक है, 9 को हमने 0 के साथ राउंड ऑफ कर लिया तो आंसर कितना आ जाता है, R2 is equals to 0.001. Yes, this is the answer. Next, if we move towards the resistor R3, तो अगर हम R3 पे चले हैं तो अब की बार हम इन तीनों रेजिस्टेंसेस को यूज़ कर रहे हैं, so that the current will flow from the R1 then R2 then R3. सो सीरीज कॉम्बिनेशन है तो तीनों रेजिस्टेंसेस अपना अपना शेयर ऐड करेंगी. नाउ इन दिस केस द इक्वलेंस रेजिस्टेंस, द फॉर्मूला फॉर द इक्वलेंस रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. सो अगर R3 के लिए जब हम सॉल्व करेंगे देन वी विल राइट इट एज R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल्स टू IG RG over I minus IG. वैल्यूज पुट करें. वैल्यूज पुट करने से पहले अगर आपने R1 और R2 को तो स्विच करना है तो वो कर लें. R3 विल बी इक्वल टू R3 इज इक्वल्स टू IG RG over I minus IG minus R1 minus R2. वैल्यूज पुट करते हैं. R3 विल बी इक्वल टू IG की वैल्यू हमें गिवन है 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय RG दैट इज 10 over I current, and in this case we will put the current I3. So I3 की वैल्यू में गिवन है 1 minus 10⁻³ minus R1, and the value of R1 is
10 raised to power minus 4 minus R2 and its value is 10 raised to power minus 3. This is 10 raised to power minus 3. अगर आपने 0.001 पुट करना है, 0.0001 पुट करना है, इट डजेंट मैटर, तो आप बेशक वही पुट कर लें, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 0.0001 माइनस 0.001। लेट्स सॉल्व। 10 raised to power minus 2 divided by 1 minus 10 raised to power minus 3. So the answer is 10 over 999 minus 0.0001. Sorry, R1 is 0001. So 0.0001 minus 0.001. And the answer comes as 8.9 10 raised to power minus 3. So value for R3 is 8.9 10 raised to power minus 3 ohm. और अगर हम इस साइंटिफिक नोटेशन को ख़त्म करते हैं तो हम इसको कुछ यूँ लिख सकते हैं, R3 is equals to 0.008 ओहम, और 8 को राउंड ऑफ कर दें 1 के साथ, तो एग्जैक्ट आंसर आपके पास बुक के अकॉर्डिंग 0.01 ओहम। तो ये थे जी हमारे चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल, और इसी के साथ चैप्टर नंबर 14 हो गया हमारा ख़त्म। तो बच्चों अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर हम देख लेते हैं, इस चैप्टर के अंदर इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कौन कौन से हैं। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं 14.1, 14.3, 14.4 और उसके बाद 14.6। ये वो न्यूमेरिकल्स हैं जो बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस एज़ कम्पेयर टू अदर्स थोड़ी ज़्यादा कीजिएगा। नेक्स्ट इस चीज़ में हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंस क्या है। देखें, इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंफर्म लॉन्ग क्वेश्चन या न्यूमेरिकल, वो तो कंफर्म है क्योंकि आपकी बुक के 10 चैप्टर्स हैं, अक्सर ये बात मैं आपसे कहता हूँ, तो हर चैप्टर का लॉन्ग के अंदर पोर्शन तो है ही है। दूसरा ये है कि जब आप लोगों ने इस चैप्टर को जाके डील करना है एडिटर्स के अंदर, तो सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर किसी चैप्टर से बनाए जा सकते हैं तो वो ये चैप्टर है। छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे पॉइंट्स मैग्नेटिक फील्ड को लेकर, तो उस चीज़ के लिए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। जितने मैं फिर वही बात बार बार जो रिपीट करता हूँ, हर तकरीबन वीक में मैं ये बात रिपीट करता हूँ कि जितने अच्छे आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं बिल्कुल आपको नहीं कहता कि आप रटे लगाना शुरू कर दें, कोई एक टॉपिक ऐसा बता दें, आप कमेंट सेक्शन आपके पास है कि कोई एक टॉपिक ऐसा हो जिसके अंदर मैंने उसको प्रॉपर एक्सप्लेन ना किया। एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है, इट्स ओनली फॉर द यू। मेरा उसमें कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये है कि आप लोगों के लिए एक अच्छा जो मटेरियल है वो मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसी तरह का एक फ़ीडबैक भी मिलना चाहिए। आपके सॉल्व किए कुछ टेस्ट मेरे तक पहुँचे, मैंने उनको चेक किया, उनके रिव्यूज़ मुझे किसी हद तक ठीक लगे। कुछ चीज़ों में मुझे फ़ील हुआ कि जिस लेवल पे मैं देखना चाह रहा था उस तरह के रिज़ल्ट्स नहीं मिले, कि डिटो बुक वाली चीज़ें उठाकर लिख दी गई हैं। तो उस चीज़ को रटे मत, कॉन्सेप्ट से लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर राइटिंग अबाउट द टॉपिक हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ EM over M ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन की E over M आप फाइंड कर रहे हो बाय द यूजिंग द मैग्नेटिक मेथड दैट यू हैव लर्न इन द चैप्टर नंबर 14, तो इस चैप्टर के अंदर जब आप कर रहे हो तो आपने ज़रूरी नहीं है कि आपने बिल्कुल एक एक चीज़ को रटा लगा के जिस तरह बुक पे वैसे लिखना है। सो स्टूडेंट्स, जब आप चैप्टर नंबर 14 का लॉन्ग क्वेश्चन E over M अटैम्प्ट कर रहे हैं E over M का, तो उसमें आप कॉन्सेप्ट से उसको लिखने की कोशिश करें। कॉन्सेप्ट से लिखने की बात ये है कि स्टेप बाय स्टेप चलें, और जिस तरह से बुक पर है वैसे नहीं, जिस तरह मैंने आपको समझाया ना, और मैं भी कोई हरफ आखिर नहीं हूँ, मैं अपने
लेक्चर्स के ऊपर मैं ख़ुद ही बात कर रहा हूँ कि मैं हरफ आखिर नहीं हूँ, मैं गलती कहीं ना कहीं कर सकता हूँ। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने गलती कर दी है, वही गलती आप पीछे कर दें, ठीक है। तो उसी तरह की गलती आप लोगों ने परफॉर्म नहीं करनी। आपने कोशिश करना है कि आपने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अपना पेपर इस तरह से अटैम्प्ट करना है उस क्वेश्चन को कि जब वो एग्जामिनर उसको पढ़े तो उसको लगे कि इस क्वेश्चन के ऊपर पूरे 5 बनते हैं। योर फाइट इज़ नॉट अबाउट हाउ टू राइट और किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ नहीं है, आपकी फ़ाइट पेपर के अंदर उन 85 मार्क्स के साथ है जो आपका टोटल स्कोर है। उसके बाद इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरह से आपकी अप्रोच है कि आप किस तरह उन 85 मार्क्स को गेन करने की कोशिश करते हैं। टोटली ये सारे का सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं जो रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप रट्टा लगा भी लेते हैं तो उसका फ़ायदा नहीं होने वाला। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप कॉन्सेप्ट से पढ़ें, क्योंकि रट्टा लगाने से बोर्ड में मार्क्स तो आप ले जाएंगे, बिकॉज इट्स नॉट अ बिग डील इन लाहौर बोर्ड और समथिंग लाइक दैट कि आपको ये नंबर लेना मसला कोई नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल पेपर होता ही नहीं है ऐसे। लेकिन जब आप जैसा बच्चा जो अगर रट्टे लगा कर एंटी टेस्ट में बैठने की कोशिश करे तो वहाँ पर वो टोटली फेल हो जाता है। तो उस फेलियर से बचने के लिए, बिकॉज अल्टीमेट फाइट इन FSC इज़ टू obtain the admission in the government university, either you are talking about the medical or the engineering। तो दोनों केसेस के अंदर आप लोगों ने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को ऑप्ट करना है तो आपका एंटी टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। और एंटी टेस्ट अच्छा करने के लिए एक ही चीज़ है, कॉन्सेप्ट से पढ़ें। नेक्स्ट हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं कल से, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर से भी ज़्यादा डिटेल में वो चैप्टर पढ़ाया जाएगा। इवन आई हैव द इंस्ट्रूमेंट्स टू, मैं कोशिश करूँगा कि हर टॉपिक की डिमॉन्स्ट्रेशन भी साथ साथ हो। मैं इंस्ट्रूमेंट्स उठा के क्लास में लेकर आऊँगा ताकि आपको वो शो कर सकूँ और आपका एक अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकूँ। उम्मीद है कि आप इन बातों को सीरियस लेंगे और कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो आप लोग फिज़िक्स का पोर्शन पढ़ रहे हैं ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये स्टार्ट होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से। उसके बाद आपने देखा करंट इलेक्ट्रिसिटी पे हम शिफ्ट हुए, चार्ज मूव करने लग गया। उसके बाद हमने उस करंट इलेक्ट्रिसिटी को शिफ्ट किस चीज़ पे कर दिया, हमने मैग्नेटिज्म के साथ उसको कंबाइन किया, उसका इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना शुरू किया। अब मैग्नेटिक इफेक्ट से आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो अगर आपके पास पहली चीज़ का ही कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल कि आप डायरेक्ट चौथी चीज़ का जाके कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू कर देंगे तो, और वो आपको समझ भी आ जाएगा। उस एक्सटेंट तक आपको समझ नहीं आएगा जिस एक्सटेंट तक रिक्वायर्ड है। समझ तो थोड़ी बहुत आएगी, इतना तो मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगा, इतना तो कुछ मैं पढ़ा ही लूँगा, लेकिन फिर भी उस लेवल तक आप नहीं पहुँच पाएंगे जिस लेवल पे मैं आपको देखना चाहता हूँ कि जब आप एंटी टेस्ट में बैठे हों। तो इस उम्मीद के साथ कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करेंगे, अच्छे अंदाज में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट में आपसे मुलाकात होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर नंबर 15 में।